हेलो एवरीवन। जनरल स्टडी ऑफिशियल के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। इस कार्यक्रम के तहत हम लॉन्ग एनालिसिस के साथ साथ वन लाइनर करंट अफेयर भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहली खबर है वो है वैकोम सत्याग्रह की ये शताब्दी वर्ष है, यानी वैकोम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए। ये खबर द हिंदू में प्रकाशित हुई है। तो इस खबर कोई भी कार्यक्रम या कोई भी समारोह जिसके 10 वर्ष पूरे हो या 100 वर्ष पूरे हो तो वो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसके ये क्या खबर थी उसको देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 को वैकोम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह शुरू हुआ। ये सत्याग्रह 1924-25 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोट्टयम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये जो सत्याग्रह था ये 603 दिनों तक चलने वाला सत्याग्रह था और इसने जो केरल राज्य है वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकता और अनटचेबिलिटी अछूतों के खिलाफ जो प्रथा थी उसको खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए वैकोम सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी इससे क्वेश्चंस पूछने की संभावना है क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं वैकोम सत्याग्रह के कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, कोई भी सत्याग्रह या कोई भी कार्यक्रम हो ना उसमें 2-3 चीजें देखिएगा। इसका डेट क्या था, कब ये शुरू हुआ था, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें मेन रूप से देखी जाती हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैकोम सत्याग्रह 1924-25 के आसपास में हुआ था। ये जो अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता की जो कुप्रथा थी, त्रावणकोर उस समय एक राज्य था केरल में जो मौजूदा समय में केरल है, वहां पे ये सत्याग्रह चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, जो निम्न जातियां थी ना उनके खिलाफ जो गांधीवादी जो विचारधारा थी अहिंसावादी नॉन वायलेंस की, उसके तहत त्रावणकोर में ये आंदोलन चलाया गया था जिसके तहत जो जिन मंदिरों में अछूतों को या अवर्णों को जाने की अनुमति नहीं थी वहां पे ये लोग जाकर प्रोटेस्ट करते थे और अपने अधिकारों को मनवाने का प्रयास करते थे। ये था वैकोम सत्याग्रह। इसमें है कि केरल में छुआछूत की जो जड़ें थी ना काफी गहरी थी। हिस्ट्री से ये चीजें मतलब आप कहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री से ये चीजें चलती आ रही थी। यहाँ पे जो सवर्ण और जो सवर्णों जो नियम बना रखा था, देखिए सवर्ण बोलते थे जो ऊंची जातियां हुआ करती है और अवर्ण उन जातियों को बोलते थे जो तथाकथित समाज में जिनको नीची जातियां मानी जाती है। तो इन्होंने नियम क्या बना रखा था कि जो अवर्ण जो नीची जातियां हैं वो उनसे 16 से 32 फीट की दूरी बना के रखनी होती थी। तो ये बहुत ही खराब कुप्रथा थी। ठीक है। ऐसे ही एक प्रथा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ध्यान होगा कि गुप्ता पीरियड और हर्षवर्धन काल के आसपास एक चंडाल जाति हुआ करती थी जो अपने वदन पे अपने शरीर पे ढोलक बांध के चलता था बजाते हुए, ताकि जो उच्च जातियां थी वो पहले से ही सतर्क हो जाए और उनसे दूर हो जाए। तो ये जो जाति की कुप्रथा है ना, जाति से संबंधित अछूत और ये सारी जितनी कुप्रथा है ये हमारे भारतीय समाज में ऐतिहासिक काल से रही है। ये केरला में भी थी। इसमें क्या था ना कि जो अवर्ण होते थे यानी जो नीची जाति में दो प्रमुख जातियां थी एजवा और पुलैया, ये नीची जाति मानी जाती थी, उसी को अवर्ण कहा जाता है। इन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी किया करते थे। ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट है कि उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसका जो लीडरशिप किसके पास थी। तो जो कांग्रेस के नेता थे टी.के. माधवन, के. कलप्पन और के.पी. केशव मेनन, ये इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और ये कांग्रेस जो कांग्रेस थी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया के बहुत सारे जो और आंदोलन हुए जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उन सब में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये जो आंदोलन था ना ये 30 मार्च 1924 को शुरू हुआ। जो कांग्रेस के दल के जो नेता थे वो तो कांग्रेस में सवर्ण अवर्ण दोनों थे, तो इसमें जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन में उसमें सवर्ण और अवर्ण दोनों थे। हालांकि ये सवर्णों के खिलाफ था लेकिन जो अवर्ण जो निम्न जातियां इसमें प्रोटेस्ट कर रही थी उसमें सवर्ण भी शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और जो कुप्रथा थी उसका उल्लंघन किया था। बाद में इसमें गांधी जी भी इसमें इंटरवीन किए, गांधी जी भी वैकोम पहुंचे। वैकोम एक जगह है केरला में, गांव है, उसी के नाम पे ये वैकोम सत्याग्रह इसका नाम पड़ा है। तो गांधी जी के इंटरवेंशन के बाद, गांधी जी के पहुंचने के बाद जो उस समय त्रावणकोर की महारानी थी उन्होंने आंदोलनकारियों की बातें मान ली और मंदिर में प्रवेश
का जो उनको मान्यता थी वो मिल गई। तो ये वाइकोम सत्याग्रह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं वाइकोम सत्याग्रह के। अगली खबर भी द हिंदू की है। ये कि जो राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम अभी सरकार ने शुरू किया, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम एनसीआरपी, इससे संबंधित क्या क्या है। देखिए, कभी भी कोई कार्यक्रम पूछे ना तो सबसे पहले जो होता है कि इससे संबंधित कौन सा मंत्रालय है या कौन सी बॉडी है जो इसको शुरू कर रही है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ताकि रेबीज के रोकथाम को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम का क्या क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम के कई ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि राष्ट्रीय निःशुल्क दवा पहल के माध्यम से रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का प्रावधान करना, ठीक है, ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए वैक्सीन के माध्यम से, ताकि रेबीज ना हो पाए। इसके अलावा भी कई और इसके ऑब्जेक्टिव जैसे रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण, जो काटने वाले जानवर होते हैं, जो जिसकी काटने से होता है, उनका प्रबंधन हो सके। इसके अलावा जो अंतर क्षेत्रीय सहयोग से इनकी निगरानी हो सके कि रेबीज किन किन लोगों में फैला, ठीक है ना, तो उस अंतर क्षेत्रीय मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट को सहयोग कर सके। इसके अलावा जानवरों के काटने और रेबीज से होने वाले मौतों की रिपोर्टिंग और निगरानी मजबूत हो सके। एक्चुअली रेबीज से कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों को रेबीज हुआ एक वर्ष में, तो उसकी निगरानी होगी तो उसके अच्छे से प्रबंधन हो सकेगा। इसके अलावा रोज जो रेबीज की रोकथाम है उसके बारे में जागरूकता भी उत्पन्न करना कि इस कारण से रेबीज होता है, रेबीज का ये इलाज है, ठीक है ना, ताकि जो मौतें हैं वो कम हो सके। हम कुछ पॉइंट जानेंगे एक्चुअली रेबीज क्या है। तो रेबीज एक जूनोटिक विषाणु जनित बीमारी है। देखिए, जहां भी जूनोटिक शब्द आए ना, इसको ऐसे लिखते हैं जूनोटिक, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। जहां भी जूनोटिक हो समझो कि ये बीमारी किसी जानवर से फैलती है। तो रेबीज जो है ना जूनोटिक विषाणु जनित बीमारी यानी वायरल डिजीज है। वायरस जूनोटिक वायरस है ये, मतलब जूनोटिक जानवरों से फैलता है, वायरल डिजीज है ये। कौन से वायरस से होता है? तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए वायरस होता है ना, उसके कारण ये होता है। ये सामान्यतः पागल जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर इत्यादि, इनके लार में मौजूद होता है और उनके काटने से या उनके संपर्क में आने से ये बीमारी हो सकती है। इसमें मतलब एक क्रोनिक डिजीज है जिससे मृत्यु भी हो जाती है। इसमें हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट अटैक हो सकता है या फिर श्वसन विफलता यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और इसके होने अगर ये हो गया तो 4 दिन से लेकर 2 सप्ताह के भीतर इसमें व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसके उपचार के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो जो पालतू जानवर है उनका टीकाकरण कर दिया जाए, ठीक है ना, पहले अगर उनको वैक्सीन दे दिया जाए तो उनमें रेबीज की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा वन्य जीवन से दूर रहकर इनके लक्षणों को पहले से ही बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बीमारी हुई है तो उसके जो भी लक्षण अगर सामने आ रहे हैं तो शुरुआती में ही अगर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो इसका उपचार हो सकता है। इसमें और पॉइंट देखेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स इसके क्या क्या है। तो इसमें कई सिम्टम्स है, बुखार हो जाता है तेजी से, सिर दर्द होने लगती है, उल्टी होने लगती है। इसके अलावा इसमें भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है और किसी चीज को निगलने में भी, खाने में दिक्कत होने लगती है, विंड पाइप में प्रॉब्लम आने लगता है। निगलने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है स्वालो, याद रखिएगा, स्वालो मतलब होता है निगलना। तो स्वालो करने में भी दिक्कत होने लगती है। भारत में रेबीज की क्या स्थिति है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, रेबीज का पूरे विश्व भर में, ये जो आंकड़ा है ना पूरे विश्व भर का है, पूरे विश्व भर में 18,000 से 20,000 मृत्यु होती है पर ईयर, ठीक है। और जो कुल मृत्यु होती है विश्व भर में उसका 36% मौतें सिर्फ भारत में होती है। इसके मतलब अगर 20,000 मौतें होती है दुनिया भर में तो लगभग 6,500 मौतें सिर्फ इंडिया में होती है। तो ये चिंताजनक स्थिति है भारत के लिए, इसीलिए भारत सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और जो मानव रेबीज होता है, मतलब ह्यूमन में जो रेबीज की प्रॉब्लम होती है, वो 97% मामलों में कुत्तों से होती है। कुत्ते इसके लिए जिम्मेदार है, उनके काटने से होती है या उनके वैसे कुत्तों के संपर्क में आने से होती है जिनको रेबीज की प्रॉब्लम है। इसके अलावा बिल्लियों से भी होती है 2% और 1% अन्य जानवरों से होती है जैसे गीदड़, न्योले। ये 97% कुत्तों से इसलिए होती है ना क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन कुत्तों से ज्यादा होता है हमारी सोसाइटी में। स्ट्रे डॉग आपको देखेंगे हर जगह देखने को मिल जाएंगे भारत में, क्योंकि बिल्लियों से और बाकी जानवरों से ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है। रेबीज का जो उन्मूलन है, इरेडिकेशन के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, ठीक है ना। कभी भी कोई बीमारी या कोई कार्यक्रम पढ़िए तो ये देखिए उसको ठीक करने के लिए, उसको समाप्ति के लिए कौन कौन से कार्यक्रम सरकारें पहले से चला चुकी हैं
इसके बाद ही आप अपनी तरफ से कोई अच्छे पहल बता सकेंगे, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 प्रस्तावित किया है, जिसमें जो स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते होते हैं ना, उनको नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण इस पर काम करेगा। यानी कुत्तों को स्टरलाइज यानी उनका नसबंदी करने से उनकी आबादी को नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत में कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन, जिसको NAPRE भी बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, फिर मेंस में आंसर राइटिंग में अगर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लिखते हैं या इंटरव्यू में बताते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगली खबर है कि श्रीलंका ने IMF ने श्रीलंका को बेल आउट की मंजूरी दे दी है। बेल आउट मतलब उनको जो कर्ज है उसको देने की मंजूरी दे दी है। देखिए, IMF अगर किसी देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है ना, तो अपना एक नेबरिंग कंट्री वो है पाकिस्तान। यहाँ पे IMF एक समझिए कि IMF फोबिया या IMF मैनिया दोनों के वो लोग शिकार हो गए। क्यों हो गए उसको हम बाद में समझेंगे। तो खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, उन्होंने हाल ही में श्रीलंका की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर को बेल आउट योजना प्रस्तावित की है, ठीक है ना। और ये कैसे देंगे, तो ये एक फंड होता है जिसको बोलते हैं EFF, एक्सटेंडेड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी बोलते हैं, विस्तारित निधि सुविधा, ठीक है। इसके तहत IMF इसको देगा। हालांकि IMF को भारत ने, चूंकि भारत IMF का एक मेंबर है और भारत IMF में अच्छे खासे पैसे भी देता है, इसलिए भारत ने ही इंटरवीन करके श्रीलंका को ये मंजूरी दिलाई है IMF से। इसमें 2-4 चीजें जानते हैं, ठीक है ना। ये तो खबर है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें 2-4 चीजें जानते हैं। जैसे बेल आउट की मंजूरी दी है, तो बेल आउट क्या होता है? देखिए, बेल आउट जो होता है ना, वो संभावित दिवालियेपन के खतरे का सामना कर रही कोई भी कंपनी या देश को वित्तीय सहायता देने की एक सामान्य शब्द है, ठीक है ना। उसको बेल आउट बोलते हैं। किसी को और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, अगर वो बैंकरप्ट होने वाला है या उसको पैसे की जरूरत है, उस स्थिति को बोलते हैं बेल आउट। उसको उस खतरे से बाहर निकालना पैसे के माध्यम से, ठीक है ना। यह ऋण में दिया जा सकता है, नगद दिया जा सकता है, बॉन्ड या स्टॉक में भी इसको दिया जा सकता है। कोई भी देश जब अपना एक्सटर्नल डेट यानी बाह्य ऋण और अन्य दायित्व जो उनके हैं, ऑन जो उनका ऑब्लिगेशन है, उसको पूरा करने में नाकाम हो जाता है, या फिर कोई चीजें इंपोर्ट करनी, आयात करनी जरूरी चीज, जैसे कि ऑयल जरूरी चीज है, ठीक है ना, या फिर कोई और खाने वाली चीजें जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है ना, इसको आयात करने, इंपोर्ट करने में नाकाम हो जाता है। ऐसे में IMF की सहायता की जरूरत होती है। देखिए, किसी भी देश को, जैसे सपोज कीजिए कि श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका में ऑयल नहीं होता है, इसको ऑयल खरीदना है तो इसको ऑयल खरीदना पड़ेगा या तो इंडिया से, क्योंकि इंडिया रिफाइन करके बेचता है, या सऊदी अरेबिया से, या किसी और गल्फ कंट्री से। तो जब ये बाहर से कोई भी चीज खरीदता है ना, तो इसको श्रीलंकन रुपी नहीं, इसको डॉलर पेमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। जब किसी देश के पास डॉलर की कमी हो जाती है, उसके पास बाहर से खरीदने के लिए डॉलर नहीं होता है, तो बोलते हैं कि वो देश बैंकरप्ट की स्थिति में चला गया, क्योंकि उसके पास वो पैसे नहीं है जिससे वो बाहर से कोई सामान खरीद सके, या किसी से अगर कर्ज लिया किसी देश से तो उसको पूरा कर सके। तो ऐसी स्थिति में उसे IMF से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, और IMF उसे डॉलर के माध्यम से कर्ज देता है। हालांकि और करेंसी में भी कर्ज दिए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉलर, क्योंकि ये सब जगह इसकी वैल्यू है। कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं IMF के बारे में, कि IMF खराब अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर विशेष आहरण अधिकार, जिसको हम SDR बोलते हैं, IMF पढ़िएगा तो SDR जरूर सुनिएगा, इसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी बोलते हैं, के रूप में धन उधार देते हैं, ठीक है ना। SDR के रूप में, ये SDR क्या है, तो SDR IMF की करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी क्या है, रूपी, उसी तरीके से जो IMF है उसकी करेंसी है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। और SDR में 5 मुद्राएं, 5 करेंसियों का एक बास्केट है, उसमें 5 तरीके की मुद्राएं हैं। कौन कौन सी है? अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, चीनी युआन है, जापानी येन है और ब्रिटिश पाउंड है। ये सारी चीजें SDR में है। और ये जितने भी करेंसी है, इससे पता चलता है कि ये करेंसी बहुत स्ट्रांग है, दुनिया भर में इसकी पहुंच, इसकी पूछ बहुत ज्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इतने प्रकार के SDR जो IMF का SDR, उसमें इतने प्रकार की मुद्राएं होती है, और इन्हीं में जिसको जरूरत पड़ता है इसी के माध्यम से
IMF उनको कर्ज देता है, ठीक है। भारत भी IMF में 7 बार अपनी वित्तीय सहायता के लिए जा चुका है। पहली बार 1966 में गया था, फिर 1969 में, 1991 में गया है, तो कुल 7 बार जा चुका है। लेकिन आप सबको ध्यान रखो, 1991-92 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें भारत ने IMF से मदद ली थी। भारत 1993 के बाद भारत ने कोई सहायता नहीं मांगी है, ठीक है ना। जबकि IMF से लिए गए जितने भी ऋण भारत ने लिए था, उसकी आखिरी जो किस्त थी वो 2000 ईस्वी में भारत ने चुका दी थी। उसके बाद भारत पे कोई IMF का डेट नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो IMF से 23 बार पैकेज ले चुका है। 1988 में उसने पहली बार लिया था, 1988, और अभी तक वो उसी दलदल में फंसा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 1991-92 में, वो कितने इंपॉर्टेंट थे। एक और चीज जान लेते हैं कि IMF की बात हो रही है, तो IMF क्या है। देखिए, IMF एक वित्तीय एजेंसी है, फाइनेंशियल बॉडी है, ठीक है ना। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है ना, जो वैश्विक आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1945। हालांकि सम्मेलन 1944 में हुआ था, लेकिन 1945 से ये पूरी तरीके से काम करने लगा था। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ब्रिटेन एक शहर है अमेरिका में, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें कुल 190 देश है। तो ये बहुत बार पूछा था कि IMF में कुल कितने सदस्य हैं, तो IMF के 190 सदस्य हैं। यह उन देशों की सरकारों को ऋणदाता का अंतिम विकल्प है जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट है, मतलब जिनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, जिसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। फॉरेक्स इसको बोलते हैं, सॉरी, फॉरेक्स इसको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, यानी फॉरेन रिजर्व नहीं है। तो ऐसे में देश IMF के पास जाते हैं कि हमें कर्ज दीजिए, तो IMF फॉरेन रिजर्व के तौर पे उन्हें कर्ज देता है, ताकि वो अपने जो अगर कोई ऋण डेट है किसी और देश का, उसको पूरा कर सके, तथा कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है जो देश के लिए जरूरी है उसको इंपोर्ट कर सके। जो IMF की वर्तमान में प्रबंध निदेशक है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, ये बुल्गारिया की है, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो विश्व बैंक है ना, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने अजय बंगा। अजय बंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, नाम से पता होगा, क्योंकि ये इंडियन मूल के, हालांकि अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। तो अब याद कीजिए, इसके पहले डेविड मालपास थे, ठीक है ना। डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। देखिए, IMF में IMF एक वित्तीय संस्था तो है, लेकिन IMF में कौन कितने पैसे देगा और किसकी वोटिंग, इसमें वोटिंग होती है किस कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो वोटिंग में कौन कितना वोट दे सकता है, किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसके लिए यहाँ पे एक कोटा सिस्टम चलता है, ठीक है। इसमें बना हुआ है कि किस देश के पास कितना कोटा है, और वो उतना ही, और उसके वोट की मान्यता उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। जैसे इसमें सबसे ज्यादा कोटा किसका, USA का है, वो है लगभग 16.5%, यानी USA एक वोट 16 वोट के बराबर होता है। इसके अलावा इसमें जापान भी है सेकंड नंबर पे। जापान का जो कोटा है वो है 6.14। इसके अलावा चाइना है, चाइना का कोटा इसमें है 6.08, और इंडिया का कोटा है, इंडिया चूंकि उतने इसमें सहयोग नहीं करता है, इंडिया कोटा 2.63। देखिए, इंडिया के वोट का वैल्यू इतना है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे देश, चाइना या इंडिया, इसमें और अपना कंट्रीब्यूशन करके कोटा नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं। ये 16 है, ठीक है ना। तो अमेरिका और जापान जो इस देश है ना, ये लोग अब कोटा सिस्टम को ईज नहीं करते, बोलते नहीं जितना है उतने में काम चलाओ। तो भारत और चाइना इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इस चूंकि ये जो संस्था IMF, इसमें ज्यादातर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का दबदबा है। उन्होंने शुरू किया था 1945 में। तो इसी के उत्तर में भारत और चाइना, इन लोगों ने मिलकर एक बैंक की शुरुआत की, इसको बोलते हैं ब्रिक्स बैंक, ठीक है ना, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है 2015 के बाद से। तो ब्रिक्स बैंक में कौन कौन से, ब्रिक्स में कौन से देश हैं, ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो ये सारी जानकारी थी IMF से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अगला जो न्यूज है वो है कि स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2022 जारी हुआ है, जिसमें स्कूल में बच्चों को जो भोजन दिया जाता है उससे संबंधित रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ओके। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये एक यूनाइटेड नेशन की
से अलाइड संस्था है, उन्होंने ही ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना। इस रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं वो है कि जो कम आय वाले देश है ना, उसमें स्कूली भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या में 4% की गिरावट आई है। इससे ये पता चलता है कि जो पेंडेमिक आया था उसके बाद से खाद्य संकट पूरी दुनिया में बढ़ी है, और या फिर यूक्रेन क्राइसिस की वजह से भी खाद्य संकट बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे व्हीट या फिर और सारी चीजें महंगी हो गई हैं सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने से। सबसे गंभीर गिरावट कहाँ पे? अफ्रीका में आया है, ठीक है ना। और ये जो पूरा सर्वे किया गया ना, 176 देशों के बीच सर्वे किया गया है। इसका मतलब इनका जो सैंपल है वो 176 कंट्रीज है, इसलिए इनका सैंपल बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है इसमें विशेष रूप से कम आय वाले देशों के समर्थन में बाह्य विकास भागीदारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। मतलब बोला गया कि जितने भी लो इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं उनको बाहर से मतलब हेल्प की बहुत जरूरत है, तो बाहर से जो डेवलप्ड कंट्री है वो इनकी हेल्प करे, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस आ सकता है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव न्यूज ये मिली है इस रिपोर्ट में देखने को कि जो 5 देश हैं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे ये 5 देश कौन से हैं? ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ने वर्ष 2020 और 2022 के बीच स्कूली भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या जो 30 मिलियन की वृद्धि की, उसमें 19 मिलियन का योगदान है। यानी पूरे दुनिया भर में 30 मिलियन बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है जिनके स्कूल में भोजन मिलेगा, और 19 मिलियन तो सिर्फ इन 5 देशों से आया है। ये 5 देश इस मामले में अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है इसको जरा देख लेते हैं। देखिए यह एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपदा स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने और परिवर्तन हेतु खाद्य सहायता प्रदान करती है, ठीक है। यह पोषण स्तर में सुधार करने और लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ मिलकर काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। रोम इटली की राजधानी है। तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की? एक तो FAO और UNGA, इन दोनों ने मिलकर किया था। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में ही। इसी का ऑफिस में एक कमरा दे दिया है भैया आप तुम चलाओ। तो जो FAO का ऑफिस है रोम में, वहीं पे इसका भी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी। अगला जो न्यूज है वो है कि भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज लगभग तैयार हो चुका है, ठीक है। तो उसके इंपॉर्टेंस से संबंधित ये खबर थी, द इंडियन एक्सप्रेस की खबर रही है। तो ये जो केबल स्टे रेलवे ब्रिज है ना, ये कहाँ पे है? इस ऐसे क्वेश्चंस या फिर ये क्वेश्चन पिछले कई बार से परीक्षा में आ रहे हैं। बिहार में एक CDPO का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा BPSC का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है जम्मू और कश्मीर में अंजी नदी, ठीक है ना, चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। याद रखिएगा, बहुत बार ऑप्शन में क्या देता है ना, चिनाब नदी भी दे देगा और अंजी नदी भी दे देता है। तो चिनाब नदी पे ये नहीं बन रहा है, चिनाब की एक सहायक नदी अंजी नदी, उस पर इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। यह भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है, पहला है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। कटरा और रियासी स्टेशन के बीच अंजी पुल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में पड़ता है, ठीक है ना। रियासी जिला जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है ना, जिसको USBRL बोलते हैं, उसी परियोजना का हिस्सा है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक तैयार हो जाएगा। ओके, इसमें एक इम्पोर्टेंट आया था जो हमारे ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट, वो है चिनाब नदी। तो थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में देखते हैं। देखिए, चिनाब नदी, कोई भी नदी हो ना, तो उसका स्रोत कहाँ है और वो जाके कहाँ मिलती है वो जरूर जानना चाहिए। तो चिनाब नदी का स्रोत है, इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला, लाहौल स्पीति एक जिला है, उसके ऊपरी हिमालय में जो एक दर्रा है ना, बारलाचा दर्रा, बारलाचाला दर्रा, ठीक है ना, दर्रा को पास भी बोलते हैं, के पास से होता है। दर्रा क्या होता है? जो हिमालय पर्वत है ना, इसके बीच से जो नदी काट के रास्ता बना देती है, उसी को दर्रा बोलते हैं। तो इसी दर्रे में, बारलाचाला दर्रे से ये चिनाब नदी
निकलती है। दरअसल चिनाब नदी दो नदियों, एक है चंद और एक है भागा, इन नदी के संगम से बनता है। दो नदी आती है और वो मिलती है और फिर जो मुख्य धारा बनती है उसको चिनाब नदी बोलते हैं। तो जो भागा नदी है ना, ये सूर्याताल झील से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश के बालाचल दर्रे के पास में ही स्थित है। और जो चंद्र नदी है, इसका उद्गम बालाचाल दर्रे के चंद्रताल के पास से होता है, के पूर्व में एक ग्लेशियर है, वहां से होता है। तो इन नदी में भी देख लीजिएगा, आजकल यूपीएससी में बहुत डिटेल में जाकर के पूछने लगा है क्वेश्चन। और चिनाब नदी का बहाव क्या है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बहती है और ये उसके बाद से सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है और आगे जाकर के सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। तो चिनाब किसकी सहायक नदी है? वह है सतलज नदी। ठीक है, तो ये सारे डिटेल एनालिसिस थे। अब हम कुछ वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। पहला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो ये डिल्मा रूसेफ को चुना गया। ठीक है ना, डिल्मा रूसेफ के ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति है डिल्मा रूसेफ, जिनको बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, इसमें ब्राजील भी एक हिस्सा है। इसके पहले इसमें कौन थे? तो मार्कोस त्रोहियो, ये थे मार्कोस त्रोहियो, इसके मेंबर थे। ठीक है ना। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वैसे तो ब्रिक्स बैंक है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय शंघाई, चीन। ठीक है, अगला कि इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट का एक साथ लॉन्च किया? तो इसका आंसर है कुल 36 सैटेलाइट का। और ये कहां से किया है? तो इसरो ने श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, वहां पे जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना। और ये किस चीज से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है, जिसको बोलते हैं मार्क 3, ये भारत का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LMV3। इसके माध्यम से ये सैटेलाइट्स भेजे गए। अगला है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर है निखत जरीन। ठीक है ना, निखत अभी जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है, उसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है और ये ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय बनी है। इसके पहले मेरी कॉम, आपको ध्यान होगा, मेरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते। और इस बार का जो 2023 का विश्व चैंपियनशिप हो रहा है, इसमें भारत ने मुक्केबाजी में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो नीतू घनघास ने जीता है, एक स्वीटी बुरा नाम की है, उन्होंने जीता है, और एक लवलीना बरगोहेन ने जीता है। लवलीना बरगोहेन वही है जिन्होंने ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक में, तो उसमें कांस्य पदक जीता था। अगला कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता था? आंसर है मुंबई इंडियंस। इस बार जो है ना, जिसको WPL बोलते हैं, वुमेन प्रीमियर लीग, उसकी शुरुआत हुई है IPL जो होता है भारत में, उसी के तर्ज पे शुरू हुआ है। तो ये एक अच्छी पहल है। ठीक है ना। और ये जो मुंबई इंडियंस ने जीता है, किसको हराया? इसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। ठीक है, और ये मैच कहाँ हुआ था? ये तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ था, मुंबई में एक ब्रेबॉर्न स्टेडियम है। और मुंबई टीम की कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन है। अगला है कि भारत हाल ही में NIUA ने कहा पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ऐसे करके होता है। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो यह है तमिलनाडु ने किया है, आपदा प्रबंधन नीति जारी किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है MK स्टैलिन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक ना। इनके पार्टी का नाम है DMK। और DMK किसने बनाया था? तो M करुणानिधि ने बनाया था ये पार्टी। और ये MK स्टालिन के पिताजी थे, जो पहले इनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगली खबर है कि हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अमित
शाह ने। और अमित शाह जी क्या है, तो ये इस समय भारत के गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर है। हाल ही में खबरों में राहानिसियाह द्वीप, ठीक है ना, राहासिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है, तो ये यूएई में स्थित है। यूएई का कैपिटल क्या है, अबू धाबी, दुबई नहीं है, बहुत लोग दुबई मान देते हैं, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद बिन, बहुत लंबा नाम होता है पर याद रखना है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के सबसे अच्छे संबंध किसी देश के साथ है तो यूएई के साथ है, मिडिल ईस्ट में, ठीक है ना। यूएई वो देश है जहां भारत अपना पहला आईआईटी खोलेगा इंडिया से बाहर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कि हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल पर किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है, तो केरला सरकार पे ये जुर्माना लगाया गया है, ठीक है ना, एनजीटी द्वारा। एनजीटी क्या है, तो इसका फुल होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक तरीके से एक कह सकते हैं कि न्यायाधिकरण है, एक तरीके से कोर्ट की तरह ये काम करता है, ठीक है ना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत, कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनजीटी, ठीक है ना। इसका एक इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि रामसर स्थल क्या होते हैं। दरअसल रामसर एक ईरान का शहर है, यहाँ पे 1971 में एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुई थी, इसलिए इसको नाम रामसर बोला गया, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, जितनी भी आर्द्र भूमि है दुनिया भर में, आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड कहा जाता है, ठीक है ना, वेटलैंड, इसकी सुरक्षा, इनके संरक्षण के लिए ये स्थल काम करता है और दुनिया भर में इसके संरक्षण के लिए काम करता है, इसको प्रमोट करता है, इसके संरक्षण के लिए, ठीक है। अगला कि आरबीआई द्वारा हाल ही में करूर वैश्य बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो इस पे 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई का भी हेड कौन है, आरबीआई के हेड है शक्तिकांत दास, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई का स्थापना एक्चुअली कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1949 के बाद भारत सरकार ने इसके अपने अंदर ले लिया था, लेकिन इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। हाल ही में भारत में कौन मोटो जीपी का प्रसारण करेगा, तो ये वाईकॉम 18 इसका प्रसारण करेगा। इसके अलावा है कि हाल ही में किसे एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, एएचएफ मतलब एशियान हॉकी फेडरेशन, ठीक है ना। तो सलीमा टेटे को इसका एम्बेसडर बनाया गया। सलीमा टेटे कौन है, सलीमा टेटे हॉकी प्लेयर है, ठीक है ना। जो भारत में एक राज्य है झारखंड, वहां पे एक जिला है सिमडेगा, यहां से आती हैं सलीमा टेटे, ठीक है ना। और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एएचएफ। अगला कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीजी क्लेम नामक एक मंच पेश किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है और ये कृषि मंत्री है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है, तो उसका डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन किया गया, तो डॉक्टर एएस हसन द्वारा किया गया। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो ये उड़ीसा के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नवीन पटनायक है, बीजू जनता दल इनके पार्टी का नाम है। और उड़ीसा के इंपॉर्टेंट है, इस पर जो हॉकी विश्व कप हुआ है 2023 का, जिसको किसने जीता, जर्मनी ने, वो उड़ीसा में ही हुआ, कटक में। हाल ही में किस के द्वारा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल हॉल की खोज की है, तो नासा ने की है। कोरोनल हॉल ये होता है, ये जो सन होता है ना, इसका जो बाहरी आवरण होता है इसको कोरोना बोलते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। ये अपना कोविड वाला कोरोना नहीं, इस हालांकि वो भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक होल देखा गया, ठीक है ना। होल तब देखा जाता है जब यहाँ से गैस या फिर बहुत बड़ा जो हीलियम गैस या जो पार्टिकल होते हैं जब बाहर की तरफ आने लगते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक दिखने लगता है, तो इसको होल बोलते हैं। और ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये पृथ्वी के
वायुमंडल से टकराएगा और पृथ्वी पर तूफान आने की संभावना है। ठीक है, किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस हाल ही में लॉन्च की है? तो वो किया है अमेरिका ने। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन, आपको पता होना चाहिए, जो बाइडन है। और जो बाइडन किस पार्टी से आते हैं? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अमेरिका में कौन कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है, और इनकी जो मैडम है, मतलब इनकी जो पत्नी है, उनका नाम है जिल बाइडेन, जिनको फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अगला कि हाल ही में किसने नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल सरकार ने इसकी अनुमति दी है। सेती नदी जल विद्युत परियोजना, सेती नदी नेपाल में है। ठीक है, नेपाल के पीएम कौन है? तो नेपाल के पीएम है पुष्पा लिखते हैं ना, पुष्प कमल दहल। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध नाम से वो नेपाल में फेमस है प्रचंड, तो इसलिए इनका पूरा नाम कई बार पुष्प कमल दहल प्रचंड भी कहा जाता है। डिलीट हो जाए। ठीक है, और ये नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट जो इसी वर्ष बने हैं वो है नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र POUDEL पौडेल, ये इसके प्रेसिडेंट है। और इसका नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो ये सारी करंट अफेयर आज के थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।